दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। और आज मैं इस कहानी के तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आगे का पार्ट भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो तीसरे पार्ट की शुरुआत करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये स्टोरी अगर अच्छा लगे बताना तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अविनाश ने आकाश के पास जाने के लिए कार का दरवाज़ा खोला ही था कि तभी उसकी नज़र सामने से आ रही कार पर पड़ती है। वो कार हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है, जिसमें से सूरज मलखानी और गीता मलखानी बाहर निकलते हैं। गीता के चेहरे पर बेचैनी के भाव थे, वहीं सूरज के चेहरे पर गुस्सा और गंभीरता भरा रौब साफ दिखाई दे रहा था। अविनाश ने सूरज को देखा तो उसने तुरंत अपने कार का दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। अंकल इतने गुस्से में हैं, लगता है मान्या कॉल पर सब कुछ बता दिया। पता नहीं यह अब क्या करेंगे, मुझे अंदर जाना होगा। अविनाश सूरज और गीता के पीछे वापस हॉस्पिटल के अंदर चला गया। सूरज और गीता हिती के पास पहुंचते हैं। हिती और मान्या आपस में बातें कर रही थी। मान्या जोक सुनाते हुए हिती को हंसाने की कोशिश कर रही थी। वही हिती भी बीच बीच में मान्या की बातें सुनकर एक हल्की मुस्कान दे रही थी। तभी हिती की नज़र दरवाजे पर खड़े सूरज और गीता पर पड़ जाती है। उसकी मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। सूरज बेहद गुस्से और गंभीरता से हिती को देख रहे थे। गीता और सूरज हिती के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। गीता हिती उन दोनों को देखकर सीधी होकर बैठ जाती है। वहीं गीता हिती के पास बैठते हुए उसकी तरफ परेशानी से देखने लगती है। बेटा यह सब क्या है, क्या तू? गीता इतना ही कह पाई कि तभी एक जोरदार थप्पड़ हिती के गालों पर पड़ता है, जिस पर मान्या और गीता की आंखें हैरत से फट रह जाती हैं। दोनों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। अविनाश भी वहां पहुंचता है तो उसकी नज़र गाल पर हाथ रखे बैठी हिती पर पड़ती है। हिती की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। क्या कर रहे हैं आप? इस तरह बच्ची को कौन मारता है? प्रेग्नेंट है या माँ बनने वाली है। गीता ने हिती का बचाव करते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। तो क्या करूं? इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इज्जत को ख़राब करने की? मेरी परवरिश, मेरे संस्कार सब पर उंगली उठ गई है आज। इसके कारण 20 साल की पुलिस की नौकरी में मैंने हमेशा अपना सिर गर्व से उठाकर रखा है, पर आज इसके कारण मैं कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहा। यह मेरी औलाद हो ही नहीं सकती। इसने मुझे जलील किया है, आज मैं मार डालूंगा इसे। तुम हटो। सूरज ने गीता को हिती से दूर किया। वो हिती को एक और थप्पड़ मारने ही वाले थे कि तभी अविनाश ने उनका हाथ पकड़ लिया। सूरज अविनाश की तरफ पलटते हैं, जो बिना किसी भाव के उनके चेहरे को एकटक देख रहा था। सूरज अविनाश को घूरते हुए कहते हैं, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? क्या तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? जी बिल्कुल जानता हूँ, आप कानून के रखवाले हैं और एक पिता भी, पर अभी आपके अंदर का कानून का रखवाला सो रहा है और एक पिता वो बिना कुछ जाने ही अपनी बेटी को दोषी ठहरा बैठा है। कहते हुए अविनाश ने सूरज का हाथ एक तरफ झटक दिया। ए लड़के अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कौन हो तुम? मैं आपकी बेटी का दोस्त हूँ और आपका शुभचिंतक, जो यह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप गुस्से में कोई गलत कदम उठाएं। और हिती को मार कर आपको क्या मिलेगा? गलती जिसने की है उसे सज़ा देनी चाहिए आपको, ना कि अपनी बेटी को और उसमें पल रही एक नन्ही जान को। सूरज ने अविनाश की बात सुनकर हिती की तरफ देखा, जो गाल पर हाथ रखे सिसक कर रो रही थी। सूरज ने एक नज़र हिती, मान्या, गीता और अविनाश पर डाली, पर इस लड़की ने मेरी इज्जत सरेआम नीलाम कर दी है आज। हिती की कोई गलती नहीं है, मैंने आपको कहा ना, गलती जिसकी है सज़ा उसको देनी चाहिए ना कि हिती को।
ना कि हिती को। सूरज ने अविनाश की बात सुनकर हिती और अविनाश को एक नज़र देखा, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से तेज कदमों से बाहर चले गए। अविनाश ने सूरज के जाने के बाद गीता और मान्या की तरफ देखा, फिर अपनी पलकें झपका दी और सूरज के पीछे पीछे वहाँ से बाहर निकल गया। गीता हिती के सिर पर हाथ फेरा तो हिती ने अचानक गीता को गले से लगा लिया और वो बिलख कर रो पड़ी। गीता भी हिती के सिर पर हाथ फेरकर उसे शांत करने लगी, पर इस वक्त गीता की आंखों में भी नमी तैर गई। मान्या ने दोनों की तरफ देखा। मान्या हिती को ऐसी हालत नहीं देख पा रही थी, इस कारण वो भी वहाँ से बाहर चली गई। सूरज हॉस्पिटल से निकलकर बाहर आते हैं और किसी को कॉल करते हैं। वो कॉल पर बात कर रहे थे। अविनाश उनके पास पहुँचता है। सुनो पांडे, मेरी बेटी हिती जिस कॉलेज में पढ़ती है, उस कॉलेज में जिस लड़के ने मेरी बेटी के साथ यह घटिया काम किया है, उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आओ। जब उसे पुलिस स्टेशन ले आओ तो मुझे कॉल कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। मुझे उस लड़के को ऐसा सबक सिखाना है कि वह कभी किसी और पिता की बेटी और उसके घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कभी ना को सोचे। अविनाश सूरज की यह सब बात सुन रहा होता है। सूरज के कॉल रखते ही अविनाश सूरज से कहता है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप जानते भी हैं वह लड़का कौन है जिसे आप सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। सूरज अविनाश की तरफ पलट कर देखते हैं। अविनाश उनकी तरफ बढ़ता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सूरज और अविनाश की आंखें इस वक्त एक दूसरे से टकरा रही थी। मुझे जानना भी नहीं है कि वो लड़का कौन है और सबक तो मैं उसे सिखा कर रहूँगा। अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो। अंकल जान लीजिए, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वह कोई मामूली लड़का नहीं है। वह मुंबई के सबसे अमीर शख्स और देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन जतिन खन्ना का इकलौता बेटा है। अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वह अपने बाप के पैसे की पावर से बचकर बाहर निकल जाएगा। अविनाश की बातें सुनकर एक पल के लिए सूरज को एक झटका लगा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। क्या वो जतिन खन्ना का बेटा आकाश खन्ना है? सूरज के मुंह से अचानक ही हैरानी से निकला। जी अंकल, अंकल सही पहचाना आपने, और इस वक्त वह जहाँ है वहाँ से केवल मैं ही उसे ला सकता हूँ, और मुझे लगता है उसको इस मामले को बढ़ाने के बजाय से आराम से बैठकर सुलझाना चाहिए, क्योंकि यह आपकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। सूरज अविनाश से कुछ कहने को हुए तभी पीछे से मान्या की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है। हाँ कल अविनाश बिल्कुल सही कह रहा है। हम आकाश को समझा सकते हैं, और अभी बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हिती इज़ प्रेग्नेंट, तो यह सब करके हमें शायद ही कुछ हासिल हो, इसलिए हमें मामले को आराम से ही सुलझाना होगा। सूरज ने बारी बारी अविनाश और उसके पास खड़ी मान्या के चेहरे को देखा। अंकल, मैं जाकर आकाश को आपके सामने लेकर आता हूँ। मैंने हिती से वादा किया है कि मैं आकाश को वापस उसके पास लाऊंगा, तो आप मुझे मेरा वादा पूरा करने दीजिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं यह सब जल्दी ही सही कर दूं। आकाश, तुम्हारा क्या लगता है? सूरज ने अविनाश के चेहरे के भाव को पढ़ते हुए अचानक ही उससे सवाल कर दिया। वह मेरा बचपन का दोस्त है। उसके डैड जतिन चौहान और मेरे डैड दिव्य प्रताप चौहान दोनों अच्छे दोस्त हैं। मुझे काफ़ी बेहतर जानता हूँ, पर यह नहीं जानता था कि वो हिती के साथ ऐसा कुछ करेगा। मतलब वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, तुम्हारे डैड उसके डैड आपस में दोस्त हैं। तुम्हारी इतनी गहरी दोस्ती है, फिर भी तुम उसे छोड़कर मेरी बेटी की मदद क्यों कर रहे हो? मतलब कहीं तुम हमारा फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हो? कहीं तुम हमें जलील करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? हमारी मदद करने के पीछे क्या मकसद है तुम्हारा?
क्या फ़ायदा है तुम्हारा? सूरज ने अविनाश के चेहरे को घूरते हुए उससे सवाल किया। मतलब जब जज जब मतलब जब ने मुझसे कहा था कि वह हिती से प्यार करता है, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि वह लड़का किसी से प्यार नहीं कर सकता। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी सब कुछ सही कर दूंगा, अविनाश ने खुद पर विश्वास दिलाते हुए कहा। सूरज की बात सुनकर अविनाश के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी मुठ्ठियाँ खींच ली थी। उसे सूरज की बात पर बेहद गुस्सा आ रहा था। यह बात मान्या समझ गई थी। अंकल, भले ही वह मेरा दोस्त है, पर इस समय वह गलत है और मैंने आपको पहले ही भी कहा है कि हिती भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं क्यों ना दूं उसका साथ। दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। जब आकाश ने मुझसे कहा था कि वह हिती से प्यार करता है, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि वह लड़का किसी से प्यार नहीं कर सकता, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। लेकिन अब जब वह गलत है और हिती सही है, तो मैं हिती का ही साथ दूंगा और मेरे पास आपके सवाल का यही जवाब है और इसके अलावा मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला। मैं जा रहा हूँ आकाश को लेने। आप हिती के पास जाइए, उसे इस वक्त उसे आपकी और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। अविनाश ने सूरज के चेहरे पर एक नज़र डाली और फिर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। मान्या ने भी सूरज को एक नज़र देखा, फिर अविनाश के पीछे पीछे चली गई। सूरज ने उन दोनों को देखा और अपना सिर झटक दिया। फिर वो हॉस्पिटल के अंदर की तरफ बढ़ गए। अविनाश ने गुस्से से कार का दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने सीट बेल्ट बांधा और बगल वाली सीट की तरफ देखा तो मान्या भी उसके पास ही बैठी थी। अविनाश एक पल के लिए मान्या को देखकर चौंक गया। मान्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर हिती को तुम्हारी ज़रूरत है, उसके साथ रहो। मेरे साथ कहाँ आ रही हो? मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी और हिती के पास गीता आंटी और वो संभाल लेंगे। अंकल को भी तुमने इतने अच्छे से समझाया है, मुझे नहीं लगता वो अब कुछ भी कहेंगे। पर तुम मेरे साथ आकर क्या करोगे? मुझे तुम्हारे साथ जाना है। हिती मेरी भी दोस्त है, मुझे उस गौरी को अच्छा सबक सिखाना है। मुझे पता है वो दोनों इस वक्त साथ ही होंगे। अविनाश ने मान्या को समझाने की कोशिश की, पर उसने तो अपनी जिद पकड़ ली थी। इस कारण अविनाश ने हार मान ली और एक गहरी सांस लेकर अपना सिर झटक दिया। अविनाश ने कार स्टार्ट की। कुछ समय में मुंबई की सड़कों पर कार दौड़ने लगी। कुछ देर में अविनाश मान्या के साथ होटल मून पहुंचता है। होटल मून मुंबई के लग्जरी होटल्स में से एक था और इस होटल के ओनर अविनाश के पिता यानी कि मिस्टर भूपेंद्र चौहान थे, जो चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ओनर थे। अविनाश मान्या के साथ होटल के अंदर आता है। दोनों रिसेप्शनिस्ट से आकाश के रूम के बारे में पता करते हैं और उसके रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। रूम के अंदर आकाश और गौरी एक दूसरे की भाव में खोए हुए थे। गौरी आकाश के कंधे पर सिर टिकाए उसके सीने पर उंगलियां फेर रही थी। आकाश सिगरेट सुलगाकर सिगरेट के कस ले रहा था। बेबी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों एक हो गए। मतलब मैंने आज तक किसी लड़के को खुद को छूने तक नहीं दिया और तुम्हारे अंदर न जाने क्या बात थी कि मैं तुमसे इम्प्रेस हुई, बिना रह ही नहीं पाई। मैं तुमसे इम्प्रेस भी हो गई और ख़ुद को तुम्हें सौंप भी दिया। गौरी, तुम नहीं जानती, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो तभी से ही मैं तुम्हारे पीछे पागल हो गया था। तुम्हें मुझे पहली नज़र से में प्यार हो गया था। लव यू सो मच बेबी। अच्छा, पर मुझे तो लगता था तुम उस हिती के पीछे पागल हो, मतलब उससे प्यार करते हो। उससे कैसे प्यार कर सकता हूँ यार बेबी, तुम तो जानती हो मैं उसे अपनी दोस्त मानता था, पर उसे न जाने कैसे मुझसे प्यार हो गया। फिर उसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने हाँ कर दी और उस समय मुझे उसकी खूबसूरती दिखती थी। मैंने सोचा उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँगा तो कॉलेज में मेरी चार्म बढ़ जाएगा
उससे तो नहीं, पर जब से तुम मुझे मिली हो मेरा लक दिन बे दिन बढ़ता ही जा रहा है। ओ बेबी हाउ स्वीट यू आर। वो दोनों एक दूसरे में खोए थे कि तभी डोर पर नॉक होता है। आकाश और गौरी एक दूसरे से अलग होते हैं। गॉड डैम, अभी कौन आ गया, सारा मूड खराब कर दिया। गौरी ने दरवाजे की तरफ घूरते हुए कहा, रुको बेबी मैं देखता हूँ। गौरी से दूर हटकर खड़ा हुआ उसने अपने कुछ कपड़े पहने और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आकाश ने दरवाज़ा खोलते हुए गुस्से से कहा। दरवाज़ा खोलते ही आकाश के सामने अविनाश और मान्या खड़े थे। उन दोनों को देखकर आकाश की आंखें हैरानी से खुली रह गई। अभी कहानी जारी है इसके आगे की भी। तो दोस्तों आज की कहानी मैं यहीं रोकता हूँ। इसकी चौथी पार्ट फिर कल या परसों तक मैं डालूँगा। तब तक के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।